2024 में 400 पार, ये एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, यानी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी 370 से भी ज्यादा का लक्ष्य रख रही है, तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 400 पार जाएंगे इस बार। और इसकी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर भरी दिल्ली से। पहले इस पर रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत राष्ट्रीय अधिवेशन का शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करीब 64 मिनट के समापन भाषण में मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का ब्लूप्रिंट पार्टी नेताओं के सामने रखा और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें टारगेट दिया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। लक्ष्य बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे हासिल करने के लिए तन मन धन से जुटने की अपील की। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा वार किया। आरोप लगाया कि वो देश को बांट रही है। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को कौरव पांडव से जोड़ा। मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया और इंडिया गठबंधन को पारिवारिक गठबंधन करार दिया। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बीजेपी के विरोध के लिए बना विपक्षी गठबंधन दम तोड़ रहा है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में इसके किले ढहते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है और शिद्दत से लोकसभा की रणनीति बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2024 में 400 पार बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है और ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि देखिए हमें 370 का टारगेट हर हाल में पूरा करना है, तभी एनडीए 400 पार जाएगी। यानी पहला लक्ष्य बीजेपी का है 370 पार और फिर उसके बाद बीजेपी के साथ एनडीए का है 400 पार। क्या 2024 में 400 पार? हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल। हैट्रिक के लिए बीजेपी कितनी तैयार? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। बीजेपी को 3.0 का भरोसा क्यों? बीजेपी इतने भरोसे में क्यों है? परिवारवाद पर वार से 400 पार हो पाएगा। वॉकओवर से विपक्ष का गेम ओवर, यानी वॉकओवर से विपक्ष का गेम ओवर। हमारे ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे चर्चा में जोड़ते रहेंगे और उनसे चर्चा करते रहेंगे। अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रियंका गुप्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ आपको बता दें कि मेजर आशीष जी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ। अभी आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से हमारे साथ नेता जुड़ गए राघवेंद्र प्रताप जी। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 के पार, यानी आप लोग हार रहे हैं इस बार भी। देखिए, बीजेपी 400 पार भी कर सकती है, वो 500 पार भी जा सकती है, ये तो उसकी अपनी मर्जी है, वो कितनी भी सीटें बता दे। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो उन्होंने अपनी बात कही उसमें ये कहा कि उन्होंने कहा उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने अपनी पार्टी के चुनने के बारे में बताया कि ये उम्मीदवार है। मतलब कोई कैंडिडेट पे आप वोट मत दीजिएगा, क्योंकि कैंडिडेट तो जवाबदेही बनती ही नहीं। अब आप अगर अपनी परेशानियां ये जनता लेकर जाएगी तो किसके पास जाएगी? कोई रास्ता है जनता के पास? जब उम्मीदवार ही वो कह रहे हैं कि सिर्फ पार्टी के चिन्ह पे आप वोट दे दीजिए जाके, तो मुझे लगता है कि अब ये जनता को समझना होगा कि जनता कहाँ जा रही है, जनता के मुद्दे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आज अगर महंगाई और बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पे बात करने वाला कोई है ही नहीं। कौन बात करना चाहता है कि इस देश में कितनी बेरोजगारी है, कि एक अगर प्यून की भी सीट निकलती तो उसमें पीएचडी वाले होल्डर्स हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लाइन में लग जाते हैं। तो हकीकत ये किसान कोई आधार तो होगा ना। अगर ये 370 के पार और एनडीए 400 के पार का दम भर रहे तो कोई आधार तो बीजेपी लेकर चल रही होगी। तो आप कितना दम भर रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे। देखिए, बीजेपी के पास देखिए सर्वे उनका, चैनल उनका, सब कुछ उनका, तो वो कितने भी सीट बता दें उससे कोई फर्क नहीं। आप बता दीजिए ना, अब तो आपको मंच दे रहे हैं ना, आप बता दीजिए कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे। देखिए, ये मुद्दा जो है ना, ये जनता के ऊपर छोड़ा है हमने। जनता बताएगी कि कितनी सीटें हमें मिलनी है, कितनी नहीं मिलनी है, क्योंकि हमारे कह देने से तो मिल नहीं जाएंगी सीटें। हमारा जो काम है, एक विपक्ष का जो काम है और जो मुख्य भूमिका है, एकांत विश्वास होता है कि देखिए हमारी लहर है, इनके खिलाफ नाराजगी है, तो हम इतनी सीटें निकाल सकते हैं। आप यूपी में ही बता दीजिए कि हम इतनी सीटें निकाल लेंगे। देखिए, हम तो कह रहे हैं हम सब सीटें निकाल लेंगे, हम जितनी सीटों पे लड़ेंगे उतनी सीटें निकाल लेंगे। पर आप मान लेंगे क्या मेरी बात को? बिल्कुल मान लेंगे। नहीं मानेंगे? अरे मानेंगे, इनसे जवाब पूछेंगे। आप बता दीजिए कि आप 500 पार जा रहे हैं तो हम इनसे जवाब पूछ लेते हैं। ये 400 का नारा दे रहे हैं, अगर आप 500 का नारा देते हैं तो हम इनसे पूछ लेते हैं। ये तो वही तो हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम जितनी सीटों पे लड़ेंगे उतनी सीटें जीतेंगे। पर हकीकत ये है कि आज जो है जनता काम, हम जीतेंगे, हमारा चुनाव चिन्ह उस पर आप वोट कर दीजिए, कैंडिडेट मत देखिए। कैंडिडेट ने काम नहीं किया है तो कैंडिडेट बदल जाएगा, लेकिन आप वोट हमें ही दीजिए। हकीकत ये है कि आज 10 साल की कार्यकाल बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई रेडी ही नहीं। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने सुना, आप पर क्या आधार है, आप कैसे जीत पाएंगे 400 के पार? आ रहा हूं प्रियंका जी, मांगूंगा अब उनको मौका दे देता हूं। शर्मा जी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उत्तर प्रदेश में तीन पार्टियां हैं। तीनों जो है पहले समझ ले कि वो किस स्थिति में है, तो उनको तैयारी करने में सुविधा रहेगी। आज की तारीख में कांग्रेस जो उनके जो परंपरागत सीटें थी, आजमगढ़ और अमेठी और रायबरेली में तब ये भाग रहे हैं। पिछली बार अमेठी हमने खाली कराई, इस बार रायबरेली प्रिया सोनिया जी खुद अपने आप छोड़ के चली गई, और ये बताने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें ये जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी इसके तरह हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीतने का तो आधार क्या है सर? ये पूछ रहे, कांग्रेस वाले पूछ रहे आधार क्या है? वो देखिए पोत के पाप पालने में नजर आ जाते हैं शर्मा जी। आज की तारीख में 5.5 दर्जन सांसद तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। पिछली बार 42 सीटों में आधे से ज्यादा वोट हमें मिल चुका है। हमारे जो है मात्र 10 सीटों में मेहनत ज्यादा करनी है, ईमानदारी की बात यह है। कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में इस समय? समाजवादी पार्टी के कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में इस समय? बहुजन समाज पार्टी का आधार जो है इसी में छिपा हुआ है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। हमारी बातों को देश की जनता, प्रदेश की जनता गंभीरता से सुनती है, उसको सुन करके मतदान करती है। तभी तो हमारी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बन रही है, केंद्र में दूसरी बार सरकार बनी है। विभिन्न राज्यों में कहीं 4 बार सरकार बन चुकी है, 5 बार सरकार बन चुकी है, कहीं 2 बार सरकारें बन चुकी है। तो आधार हमारा यही है, हम लोगों की सबका। चलिए, आप विकास की नीतियों का हवाला दे रहे हैं। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मेजर आशीष जी 400 के पार की बात कर रहे हैं एनडीए और बीजेपी 370। सर आपको क्या लग रहा है, ये 400 जीत जाएंगे या थोड़ा बहुत कम रह जाएगी?
मेजर साहब। चलिए मैं लौटूंगा विजय साहब का लुक करूंगा। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी है राजनीतिक विषय से। विजय उपाध्याय जी, ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंच से कह भी रहे कि देखिए हम 400 के पार जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लक्ष्य 370 लेना है, 370 पार करेंगे तभी एनडीए 400 के पार जाएगा। आज भी उन्होंने कहा, यह आत्मविश्वास वाकई में ये ग्राउंड पर भी है या सिर्फ अब ये चुनाव आता है तो चुनाव में एक माहौल के लिए भी कहा जाता है कि हम इतनी सीटों का लक्ष्य लेकर चलते हैं? अब बीजेपी 80 की 80 कह रही है, लेकिन 80 की 80 सीटें यूपी में थोड़े जीत जाएगी, कुछ तो मिलेगी ना विपक्ष को। कोई जरूरी है क्या विपक्ष को मिले? बीजेपी सभी 80 जीत सकती है। कांग्रेस जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, तो बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती? और 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, तो सिर्फ 7 सीटें कम थी, तो इस बार ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। दूसरी बात, 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे, और इस बार बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, अपोजिशन जिस तरह से कंफ्यूज है, पिछली बार तो एकजुट था, सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, ये महागठबंधन था उत्तर प्रदेश का। इसके बाद 10-12 सीटें ऐसी थी जहां बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ गठबंधन ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, तो उन सीटों पे भी एक तरीके से समझौता था। देखिए, हिस्ट्री यही बता रही है कि बीजेपी के दावे में दम है जब तक कि वो हार न जाए। देखिए, रिजल्ट में अगर बीजेपी हार जाए, 10 सीटों पे फिर आ जाए 2009 की तरीके से, तो ठीक है, जनता का फैसला होगा। लेकिन जब आप विश्लेषण कैसे करने बैठेंगे तो आप नजदीक के जो हिस्ट्री है बीते 2-3 चुनाव के, उस हिसाब से आप उसको एनालाइज करेंगे। 14 में 73 सीटें, 17 में 325 विधानसभा की सीटें, फिर 2019 में 51% वोट के साथ 64 सीटें, 2 सीटें अपना दल की भी हैं इसमें, और 22 में फिर बहुमत से 274 समथिंग सीटें इनकी आ गई विधानसभा में, जबकि स्थितियां अच्छी नहीं, विधानसभा में अखिलेश जी का अच्छा माहौल चल रहा था। और अब जब लोकसभा में ये क्लेम कर रहे हैं, तो अब क्लेम के कई कारण है। आरएलडी इनके साथ आ गई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इनके साथ आ गई, जो 2019 में इनके साथ नहीं थी दोनों पार्टियां, तो इनके क्लेम में दम दिखाई देता है विश्लेषण में। अब जमीन पे क्या है, जनता वोट करते समय क्या करती है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप कहेंगे कि क्या इनमें दम है, तो कहना पड़ेगा कि हाँ, दम दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 पार्टियां, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 19 में बीजेपी के साथ नहीं थी और निषाद पार्टी थी, इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी दोनों बीजेपी के पार्टनर हैं, जो 2019 में नहीं थे। और 2019 में सुहेलदेव अलग लड़ रही थी, आरएलडी जो है महागठबंधन का हिस्सा थी, भी साथ थी इनके साथ, तो 2019 चुनाव में सपा के साथ। वही मैं कह चुका हूं कि बीएसपी भी उसमें साथ थी। ये एक बड़ी बात है। अब जब प्रियंका जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही तो है ना। देखिए, ग्राउंड पर ठीक है, अभी जो आंकड़े हैं या आपके पुराने रिकॉर्ड को देखें, आपकी परफॉर्मेंस के देखें, 2022 में भी आप यूपी में, चलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, यूपी में ही देख लीजिए। अगर फिर यूपी से थोड़ा सा आगे निकल जाए, अभी हाल ही के चुनाव में आपने देख लिया 3 राज्यों की आपने देख ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है, कहां खड़े हैं आप, कैसे आप सरकार बना लेंगे? ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं मैम। नहीं, आंकड़ों पे मत जाइए। आंकड़े जो है ना, आंकड़ों की बाजीगरी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आती है। अगर इतनी ही ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्यों लाना पड़ती है? क्यों जो है अपनी पार्टी का छोड़ दूसरी की पार्टियों के लोग ढूंढने पड़ जाते हैं? क्यों पलटना पड़ जाता है? क्योंकि पलटू राम हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे और बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम तो अब प्रियंका जी, ये तो आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं ना, ये तो आपका फेलियर ऑफ फॉल्ट है ना। अगर कमलनाथ आते हैं तो आप बताइए, अभी देखिए खबरें हैं कि कमलनाथ आ जाए, अगर कमलनाथ आ गए तो ये आपका फॉल्ट है। वो कब से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं? इंदिरा गांधी के जमाने से। इंदिरा गांधी कभी उन्हें बेटा कहा करती थी कि वो तीसरे बेटे हैं, आज वो कमलनाथ छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अब इसमें बीजेपी का कहां फॉल्ट आ गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो परिवारवाद का विरोध करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के परिवार को, आरपीएन सिंह कौन है? परिवारवाद नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया परिवारवाद नहीं है। और आप बताइए कि मिलिंद देवड़ा कौन थे? परिवारवाद नहीं थे। आप बताइए जयशाह का जो बेटे हैं वो कौन सा टेस्ट मैच खेलते थे? तो ये सब परिवारवाद अगर आपके परिवार में कम पड़ रहा है, और जितिन प्रसाद जी कौन है? परिवारवाद नहीं है।
जब आपके पार्टी में परिवारवाद कम पड़े तो दूसरी के पार्टी का परिवारवाद ले लो। तो कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? नहीं बिल्कुल नहीं प्रियंका जी, अब आपकी आवाज की खनक भी थोड़ी डाउन हो गई है जब से नीतीश कुमार गए ना, वो नहीं आपका जोश मैंने देखा, आपसे चर्चा की है कई बार, अब आ रहा है थोड़ा सा, वो दिख भी रहा है थोड़ा सा बातों में भी। चलिए मेजर साहब, 400 के पार हो जाएंगे या थोड़ा बहुत कम रहेंगी इनकी सीटें? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम रहेंगी। नहीं, सरकार तो बना ही रहे ना। देखिए क्या होता है ये तो नहीं अंदर से देखिए, अंदर से वाइब्स तो आपको भी आ ही रही होंगी मेजर साहब। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं तो वाइब्स तो आ रही है अंदर से कि हाँ ये है कि ये बना लेंगे सरकार। ठीक है, आप टीवी पे नहीं कहेंगे। मुझे ऐसा तो नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा जरूर किया जा रहा है कि आप कह लीजिए कि 400 सीट जी जरा है, और कुछ ऐसे पार्टी कहीं ना कहीं जिनकी संपत्तियां काफी ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग इस तरीके से एक माहौल तो तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए, वोट इन नेताओं को नहीं होता है, वोट तो जनता को देना होता है। नेता चाहे कितने भी इधर से उधर हो जाएं, कोई कितना भी दम भरे, वोट तो जनता अपने धन से देती है। कोई नेता ऐसा नहीं होता जिसके उस पर बहुत ज्यादा वोट पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं अंतिम जो फैसला है वो तो जो वोट डालने वाला व्यक्ति है उसी के हाथ में है। तो ये तो वक्त ही बताएगा, जब तक चुनाव हो ना जाए उससे पहले पूरी तरह हो जाएंगी, उतनी हो जाएंगी, केवल बयानबाजी ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आशीष जी, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि ग्राउंड पर भी ना यही आवाज आ रही है। और जल्दी देखिए, मैं एक शो आ रहा है मेरा, जरूर देखिएगा कभी मौका मिले, इलेक्शन की राम राम, ये आपको बताएगा कि वाकई में ग्राउंड जनता की आवाज क्या है। आज मेरा पहला ही दिन था और वो मुझे लगा। एक राघवेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ हवाई दावे हैं आप लोगों के, माहौल बनाया जा रहा है। और फिर प्रियंका जी कह रही है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप क्यों तोड़ रहे हैं दूसरे लोगों को? नहीं है, देखिए बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार बड़ा कर रही थी, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये अपनी पार्टी नहीं संभाले पा रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई, इनकी जब नाव डूब रही है तो उसके अंदर से लोग भाग भाग के हमारी नाव में बैठ रहे हैं, तो इसमें हमारा दोस्त कहाँ है? हमारी विचारधारा को देश में स्वीकार किया जा रहा है, इसमें हमारा दोस्त कहाँ है? हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को लोग प्यार दे रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोस्त क्या है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोस्त कहाँ है? हमारे जो है जितनी बातें हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीतेंगे, क्या आप जीत नहीं सकते हैं? आज की तारीख में कितने सांसद है हमारे पास? और कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने पूछा तो वो ये बोलने की स्थिति नहीं है कि वो रायबरेली अमेठी जीतेंगी। आज की तारीख में ये लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। अरे मान्यवर, अगर कोई नेता विश्वसनीय होता है, किसी की लोकप्रियता होती है, तो उसकी बातों में बहुत दम होती है, उनको गली गली में इस प्रकार से घूमना नहीं पड़ता है। तो बेवजह के आरोप नहीं, तो राघवेंद्र जी मेहनत कर रहे हैं ना, और देखिए वो हाशिए पे तो मेहनत ही तो कर रहे हैं ना, वो तो अपनी मेहनत करेंगे, आपको खाली ये थोड़े कि खुला मैदान दे देंगे। नहीं, वास्तविकता ये है, तर्कस और बाण ये सब डाल चुके हैं, ये भली प्रकार से समझ गए हैं। 2024 का चुनाव इनके हाथ से निकल चुके हैं। भाई, इनसे कहिए कि ये दरी बिछाते रहेंगे, फिर कोई कांग्रेस का नेता आएगा और राज्यसभा ले लेगा और ये पानी पिलाते रहेंगे। ये चिंता मत करिए प्रियंका जी, हम लोग जो है विचारधारा वाले राजनीतिक दल के लोग हैं, अपनी विचारधारा को कैसे मजबूत करना होता है बेहतर तरीके से जानते हैं। हम लोग परिवारवादी लोग नहीं हैं, एक परिवार को लेकर के उसकी पीठ पर बैठ करके वो अपनी नाव पार करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। जब कोई पूछता है प्रियंका गांधी में क्या खूबी है राजनीति में लड़ेगी, तो इंदिरा जी की तरह नाक मिलती है। जब कांग्रेस के लोग तारीफ करते हैं, नेहरू से लेकर के शुरू करते हैं, राजीव गांधी में खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। हमारे पास बोलने के लिए सैकड़ों चीजें ऐसी है। हम लोगों ने देश है, उनकी तो फाइल ही घुमा दी आपने। भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन ऐसी है कि सब लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। कमाल की बात करती है प्रियंका जी। राघवेंद्र जी वो बात तो सही कह रहे हैं ना, आपके यहाँ आते ही वो सब साफ हो जाते हैं, उन पर जो लगे आरोप है वो गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे सीधा
शर्मा जी, किसका मुकदमा वापस लिया गया आज तक बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, किसी के आरोप नहीं झूलते, सबके मुकदमे चल रहे, सभी तारीखों में जाते हैं, सभी लोग अपने न्यायालय में पेशी करते हैं। किसी एक नेता का अगर मुकदमा वापस लिया गया तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है जो घपले घोटाले के आरोपी भी है और अपने आप को सीधा खोल के बात भी करती है। वो बोले इसीलिए तो कहते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अपराधी हैं कि नहीं है, जमानत पर है कि नहीं है, और खुले रूप से नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको किराए पर उठाए हुए हैं, आज की तारीख में किराए पर उठाए हुए हैं। कमाल का राजनीतिक दल है, देश की जनता को बेवकूफ। ठीक है, राघवन जी में लौटूंगा, प्रियंका जी विजय उपाध्याय जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ठीक है आप देखिए दम भर रहे 400 के पार, बीजेपी भर भी रही है ग्राउंड पर, ठीक है माहौल है, राम मंदिर है, बहुत सारी योजनाओं का वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये अब क्योंकि कल मैं देख रहा था कि अब कल से इनका दूसरी पार्टी के नेताओं को ज्वाइनिंग कराने के लिए एक खास अभियान चलाया जाएगा और जिसमें बड़े बड़े नेता जुड़ेंगे, बड़े बड़े नेताओं को ज्वाइन कराया जाएगा। बीजेपी का एक मुहिम चला रही है, एक अभियान शुरू करने जा रही है कल से। तो लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है आप मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन आपको भी जरूरत है जो कांग्रेस के या विपक्ष के जो बड़े लीडर है जिनके जरिए और जनता या जिनके जरिए 400 का आंकड़ा आप छू सके? देखिए इस देश में 400 सीटें 85 में कांग्रेस जीती थी, 400 से ज्यादा। वो घटना इंदिरा जी की दुखद जो हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में एक इमोशनल सेंटिमेंट था, इसलिए लोगों ने वो उतनी ज्यादा तादाद में सीटें दी, वोट दिया और श्रद्धांजलि दी इंदिरा जी को। लेकिन ये जो आज का दौर है इसमें कांग्रेस या कोई भी पार्टी उसको चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सेंटीमेंट से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। आपको संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके मुद्दे बहुत सटीक होने चाहिए, आपके पास एक बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए जो जनता को आप बता सकें हम आपके लिए करना चाहते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत होना चाहिए बूथ के स्तर पर, और आपके पास अच्छे नेता होने चाहिए जो अच्छा भाषण दे सकें। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप तुरंत तो ताकतवर अगर नहीं भी हो पाए तो धीरे धीरे जरूर हो जाएंगे। और जो पार्टी इन चीजों को छोड़ देगी और वो हवा में बातें करेगी, वो कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचेगी नहीं। लक्ष्य भी निर्धारित करना जरूरी है। 400 का लक्ष्य अगर बीजेपी कह रही है तो बाकी पार्टियों को भी तो अपना लक्ष्य बताना चाहिए। लक्ष्य रखेंगे आप तो कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की प्रेरणा देंगे, उसको अचीव करने की मेहनत करेंगे। हम लोग भी तो खबर के लिए लक्ष्य लेके निकलते हैं कि भाई हमको आज एक स्पेशल स्टोरी करनी है तो हम मेहनत करेंगे, 50 लोगों से बात करेंगे तो शायद बात बन जाए, नहीं भी बनती है जी। तो राजनीतिक दल अगर सोचते हैं कि वो सिर्फ बाय डिफॉल्ट जीत जाएंगे तो अब ये दौर नहीं है कि आप बिल्कुल देखिए एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। देखिए कुछ महापुरुषों की पंक्तियां हैं कि आपको सपने देखने चाहिए और अगर साकार होंगे, और सपने भी इतने बड़े देखने चाहिए जो हो। मैं रुक रहा हूं एक छोटे से